अ वेरी वार्म वेलकम। आप सबका एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। हम आस्वादन कर रहे थे ज्ञान रंजन जी की कहानी पिता। हमने देखा पिता कैसे अद्भुत और विचित्र जीव हैं, कैसे उनके बच्चों के बीच वो एक चर्चा का विषय बन जाते हैं। जिंदगी भर दूसरों के लिए सुविधाएं जुटाते रहे और खुद वे उसमें नहीं या कम से कम शामिल होते थे। और ये बात बच्चों को काफ़ी अखरती थी। वे हमेशा इस कोशिश में रहते थे कि पिताजी को भी उन सुविधाओं में शामिल करें, लेकिन नहीं, पिताजी अद्भुत और विचित्र हैं। वह सोचते हुए उठा। कमरे में घूमने या सिगरेट पी सकने की सुविधा नहीं थी, अन्यथा वह वैसा ही करता। ये सोचते हुए वो उठा कि पिता अद्भुत और विचित्र हैं। वैसे उसकी इच्छा हुई कि कोई सिगरेट पिए, लेकिन कमरे में घूमने या सिगरेट पीने की सुविधा नहीं थी। मिडिल क्लास फैमिली का बेडरूम, जहाँ देखिए पहले कहा है कि नीचे फर्श पर भी बिस्तरा बिछा हुआ है और ऊपर और नीचे सभी जगह लोग पसरे हुए हैं, तो आराम से घूमकर सिगरेट पीने की सुविधा नहीं थी, अन्यथा वो वैसे ही करता। उसने सो जाने की इच्छा की और अपने को असहाय पाया। शायद नींद नहीं आ सकेगी, यह ख्याल उसे घबराने वाला लगा। अब देखिए रात बहुत हो चुकी थी, गर्मी से परेशान और ऊपर से पिताजी के बारे में सोचते सोचते रात इतनी बीत गई कि अब उसे अगर नींद नहीं आई तो इस ख्याल से ही उसे घबराहट होने लगी। पिता अद्भुत और विचित्र हैं, यह बात वह भूल नहीं रहा था। पिछले जाड़ों में वह अपने लोभ को कुचलकर बमुश्किल एक कोट का बेहतरीन कपड़ा पिता के लिए लाया। अब फिर उसके मन में पिता की ही सोच उमड़ती रहती है। वो याद करता है कि कैसे पिछले जाड़ों में अपने लोभ को कुचलकर, मतलब कि उसके पास भी ज़्यादा धन नहीं है। देखिए उसकी उसकी खर्च करने की भी सीमाएं हैं, लेकिन अपने लोभ को कुचल कर उसने एक कोट का बेहतरीन कपड़ा पिता के लिए लिया था। पहले वह उसे लेने को तैयार नहीं हुए। देखो ये इतनी आग्रह पूर्वक अपने पिता के लिए लाया था एक बेहतरीन कपड़ा कोट के लिए, और देखो पूरा मूड खराब हो जाता है जब पिता लेने को ही तैयार नहीं। लेकिन माँ के काफ़ी घुड़कने फुड़कने से राजी हो गए और उसी खुलदाबाद के किसी लपंटू मुल्ला दर्जी के यहाँ सिलाने चल दिए। अब देखिए पहले तो लेने को तैयार नहीं हुए, फिर जब माँ ने काफ़ी घुड़कने दी फिर जब माँ ने काफ़ी घुड़कने फुड़कने की तो वो राजी हो गए और सिलाने के लिए कहाँ ले जाने लगे, उसी लपंटू मुल्ला दर्जी के यहाँ। अब देखिए ये देखकर सुधीर ने कहा, भाई ने कहा, कपड़ा कीमती है, चलिए एक अच्छी जगह मैं आपका नाप दिलवा दूँ, वह ठीक सिएगा, मेरा परिचित भी है। अब देखो हमें तो शंका थी कि यही होगा, वही दर्जी सिलेगा। और ये देखकर भाई ने कहा, पिताजी देखो कपड़ा कीमती है, ऐसा करते हैं एक एक अच्छी जगह में आपका नाप दिलवा देता हूँ, वो मेरा परिचित भी है। इस बात पर पिता ने काफ़ी हिकारत उगली। वे चिढ़ उठे। अब देखिए ये उन्हें पसंद नहीं आया कि जिस दर्जी से वो सिलाते हैं वो ठीक नहीं है। ऐसा कहने पर वे कहने लगे, मैं सबको जानता हूँ, वही म्यूनसिपल मार्केट के छोटे छोटे दर्जियों से काम कराते और अपना लेबल लगा लेते हैं। अरे मैं इन दर्जियों को जो आप कहते हैं कि ब्रांडेड है, उनको मैं अच्छी तरह जानता हूँ। वो क्या करते हैं, म्यूनसिपल मार्केट के छोटे मोटे दर्जियों से काम करवाते हैं और अपना लेबल लगा लेते हैं। साहब लोग, मैंने कलकत्ता के हॉल एंडरसन के सिले कोट पहने हैं अपने ज़माने में, जिनके यहाँ अच्छे खासे यूरोपियन लोग कपड़े सिलवाते थे। अरे अपने ज़माने में मैंने हॉल एंडरसन के सिले कोट पहने हैं कलकत्ता के। पता है उस ज़माने में वहाँ अच्छे खासे यूरोपियन लोग कपड़े सिलवाते थे।
ये फैशन वैशन जिसके आगे आप लोग चक्कर लगाया करते हैं, उसके आगे पाँव की धूल है। अभी जो तुम कह रहे हो ना फैशन वैशन, वो हॉल एंडरसन ब्रांड के सामने पाँव की धूल है। मुझे व्यर्थ पैसा नहीं खर्च करना है। देखो, मुझे अपना पैसा व्यर्थ खर्च नहीं करना है। कितना परस्पर विरोधी तर्क किया है पिता ने। ऐसा वे अपनी जिद को सर्वोपरि रखने के लिए किया करते हैं। देखिए, इस तर्क की क्या तुक हुई। एक ज़माने में उन्होंने हॉल एंडरसन का सिलवाया है, तो अब इस लपंटू दर्जी से ही सिलवाना की कोई ज़रूरी बात है क्या? इसमें क्या तुक हुई? लेकिन पिताजी ऐसे ही करते हैं। जब भी उन्हें अपनी ज़िद को सर्वोपरि रखने की ज़रूरत होती है, तो वे इसी प्रकार की उटपटांग बातें कर लेते हैं। जहाँ चाहिए सिलवाइए या भाड़ में झोंक आइए, हमें क्या। तो इस पर सुधीर ने कपड़ा छोड़ दिया। उसे इतना गुस्सा आया, उसने कहा, जहाँ चाहिए सिलवाइए या भाड़ में झोंक आइए, हमें क्या। वह धीमे धीमे बुदबुदाया। उसे इतना गुस्सा आया। अरे, उसका परिचित दर्जी है, वो अच्छा नाप लेकर, कीमती कपड़ा है, अच्छे से कोट सिलवा लेगा। इसमें क्या फ़र्क, इसमें क्या दिक्कत है। लेकिन नहीं, पिताजी तो अपने जिद में अड़े हैं। पिता बाहर अकबकाकर उठ पड़े। शायद थोड़ी देर पहले जो आम बगीचे में गिरा था, उसकी आवाज़ जैसे उन्हें अब सुनाई पड़ी हो। अब मुझे अचानक लगा कि पिताजी अपने खाट से उठे हैं। शायद थोड़ी देर पहले जो आम गिरी थी, उसकी आवाज़ उन्हें अब आई होगी। वह खिड़की के बाहर देखने लगा। किंचित टिका टिका सा, पीठ के पसीने से बनियान चिपक गई थी। बेहद घुटती हुई गर्मी, और गर्मी भी इतनी थी कि पीठ के पसीने से बनियान चिपक गई। मन उसका मथा जाता था। बीवी पड़ी आराम से सो रही है, इसे कुछ पता नहीं। शायद पिता की खाट खाली थी। वह गिरा आम टटोलने के लिए बगिया में घुसे होंगे। अब देखिए, बाहर पिता, अंदर पुत्र। पुत्र पूर्ण रूप से इस अंधेरी रात में सो नहीं पा रहा है, एक तो गर्मी के कारण, और उसके ख्याल पूरे पिता के चारों तरफ घूम रहे हैं। और वो अब क्या देखता है कि पिता खाट में नहीं है, और उसे लगा कि अपने आदत के मुताबिक वे गिरे आम को टटोलने के लिए बगिया में घुसे होंगे। पिता कितने विचित्र हैं। लंबे समय से वह केवल 2 ही ग्रंथ पढ़ते आ रहे हैं। अब ये सोचता है कि पिता की साइकोलॉजी के बारे में सोच सोच कर उसे लगता है कि आदमी जो पढ़ता है, जो किताब पढ़ता है, उसी का तो प्रभाव उस पर पड़ेगा, उसके स्वभाव पर। और पिताजी पिताजी तो यंत्रवत 2 ही ग्रंथ पढ़ते हैं। वो कौन कौन से हैं? रामायण और गीता। लंबे 35 वर्षों तक अखंड केवल रामायण और गीता। तब पिताजी की सोच उससे आगे बढ़ी ही कैसी। ये 2 ग्रंथों में टिके हुए हैं। तो ज़माना बदल गया है। ज़माना कितना बदल गया है, और ज़माने के साथ आदमी को भी बदलना चाहिए। और अगर आदमी अच्छी किताबें, नई नई किताबें नहीं पढ़ेगा, तो उसमें बदलाव आएगा कैसे। अब पुत्र इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि पिता इतने विचित्र हैं क्योंकि लंबे समय से, लंबे अरसे से, 35 वर्षों से 2 ही तो ग्रंथ पढ़ते आ रहे हैं। उसके पहले युवा काल में जो कुछ, जितना कुछ पढ़ा हो उन्होंने, उसे कभी भयावह, कभी सम्मानजनक और कभी झूठ लगता। यह देख सोचकर कि कोई व्यक्ति केवल 2 ही पुस्तकों में जिंदगी के 35 वर्ष काट सकता है, और कैसे काट लेता है। अब पुत्र को ये शंका होती है कि अद्भुत जीव हैं पिताजी। 35 साल से तो मैं देख रहा हूँ, यंत्रवत, मशीन के समान ये 2 ही ग्रंथ पढ़ रहे हैं। अब उससे पहले उन्होंने जो कुछ पढ़ा हो उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन जब से मैंने होश संभाला, मैं यही देख रहा हूँ कि केवल ये ही 2 ग्रंथ पिताजी पढ़ते हैं। तभी उसका बच्चा कुनमुना कर रोने लगा। उसने तपाक से खिड़की छोड़ी और अपने बिस्तरे पर झूठ मूठ सो गया। ऐसा ना हो कि देवा बच्चे के रोने से उठ पड़े और उसे संदिग्धावस्था में देख बहुत से बेकार प्रश्नों द्वारा हलकान करना शुरू कर दे। अब देखो,
रात के 1 या 2 बजे हैं और बच्चा कुनमुनाया, और अगर पत्नी उठी, जागी और देखती है कि ये खिड़की से बाहर खड़े अंधेरे में खड़े हैं, तो अजीब सा लगेगा उसे कि ये क्या सोच रहे हैं, आधी रात इनको नींद नहीं आ रही है क्या, ये किसके बारे में सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। अब बेकार के प्रश्न उठेंगे। तो इसलिए क्या हुआ, जैसे ही बच्चे की कुनमुनाने की आवाज़ आई, वो झट से आकर बिस्तरे पर लेट गया, झूठ मूठ सा। देवा देवा बच्चे के मुंह में स्तन दे पहले ही सी बेखबर हो गई। वह खुद बिस्तरे पर सोता मालूम पड़कर भी जागता रहा। स्तन चूसने की चप चप आवाज़ आती रही और थोड़ी देर बाद बंद हो गई। अब बच्चा कुनमुनाया तो बच्चे को देवा ने दूध दिया और स्तन चपचपाने की आवाज़ आई और देवा भी सो गई, बच्चा भी सो गया। उसने तय किया कि वह देवा के बारे में ही कुछ सोचे अथवा उसके शरीर को छूता रहे। अब उसे वो चाहता था कि ये पिता के बारे में जो विचार उसके मन में आ रहे हैं, उससे वो सो नहीं पा रहा है। एक तो गर्मी है, इतनी गर्मी है, ऊपर से पिता के बारे में सोचना। अब वो चाहता था कि वो विषय कुछ बदले, उसकी मानसिक सोच को बदले। तो उसने सोचा क्यों ना अपनी पत्नी के बारे में सोचूं। उसने देवा के कूल्हे पर हाथ रख दिया, लेकिन उसे तनिक भी उत्तेजना अपने अंदर महसूस नहीं हुई। पत्नी को छूकर लेटा, लेकिन तभी भी उसे कोई उत्तेजना महसूस नहीं हुई। उसने थोड़ी देर उत्तेजना की प्रतीक्षा की। अपनी इस हरकत से उसे ऊब होने लगी और मन भी लांछित करने लगा। अब उसे लगा ये भी क्या बेकार की चीज़ें वो कर रहा है। पत्नी के पास होते हुए भी उसे कोई उत्तेजना ही नहीं महसूस हो रही, क्योंकि उसकी जो मानसिक धरातल है वो अब भी पिता से संबंधित है और गर्मी भी है। तो वो और कुछ सोच ही नहीं पा रहा है। अगर वो कुछ और सोचने की भी कोशिश कर रहा है तो उसमें कामयाब नहीं हो रहा है। जैसा भी हो, वह बड़े ज़बरदस्त हैं इस समय। बाहर रहकर बाहरी होते जा रहे हैं। देखो ये क्या सेंटेंस लेखक ने लिखा है, ज्ञान रंजन जी ने। बाहर रहकर बाहरी होते जा रहे हैं। पिताजी बाहर सोते हैं, बाहर उठते हैं, बैठते हैं और मानो परिवार से ही बाहर होते जा रहे हैं। घर के अंदरूनी हिस्सों में लोग आराम से या कम आराम से किसी तरह सो तो गए ही होंगे। अब देखो ये जो घर है, एक छोटा सा परिवार है, छोटा सा घर है। घर के परिवार के सदस्य ज़्यादा आराम से तो नहीं, लेकिन फिर भी सो तो रहे हैं। वह विषादग्रस्त हुआ और अनुभव करने लगा, हमारे समाज में बड़े बूढ़े लोग जैसे बहू बेटियों के निजी जीवन को स्वच्छंद रहने देने के लिए अपना अधिकांश समय बाहर व्यतीत किया करते हैं, क्या पिता ने भी वैसा ही करना तो नहीं शुरू कर दिया है। अब पिता बाहर रहते हैं, हमेशा बाहरी होते जा रहे हैं, और अचानक उसे लगा कि हो सकता है जैसे हमारे समाज के बड़े बूढ़े लोग किया करते हैं। जब परिवार विकसित होता है, बच्चों की शादी होती है, बहुएं आती हैं, तो जब जब परिवार विकसित होता है जो तो क्या होता है कि ये बूढ़े लोग अपना समय ज़्यादा बाहर व्यतीत करते हैं, ताकि इन बहू बेटियों के निजी जीवन को थोड़ी स्वच्छंदता मिले। और पिता भी शायद इसी मकसद से ये कर रहे हैं। उसे पिता के बूढ़ेपन का ख्याल आकर के सिहरन हुई। वो अचानक उसे लगा कि पिता बूढ़े हो रहे हैं, क्या बूढ़े होने के लक्षण हैं ये। वो अचानक ये एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा कि उसके पिता बूढ़े भी हो रहे हैं। फिर उसने दृढ़ता से सोचा, पिता अभी बूढ़े नहीं हुए हैं, उन्हें प्रतिक्षण हमारे साथ साथ जीवित रहना चाहिए, भरसक। ये ख्याल कि पिताजी बूढ़े हो रहे हैं, देखिए हम बूढ़े होते हैं, हमारे पिता माता पिता बूढ़े होते हैं, इसका एहसास हमें होता नहीं, क्योंकि हम उनके साथ जी रहे हैं ना, डेली देख रहे हैं। तो अचानक उनके बूढ़े होने का एहसास हमें नहीं होता। अब जब ये सोच पुत्र के मन में आया कि शायद पिताजी बूढ़े हो रहे हैं, इसलिए इस प्रकार का बर्ताव कर रहे हैं, तो उनके मन में एक सिहरन सी हुई। वो नहीं चाहते थे कि उनके पिताजी बूढ़े हों, वो चाहते थे कि प्रतिक्षण पिताजी उनके साथ साथ जीवित रहें।
पुरानी जीवन व्यवस्था कितनी कठोर थी। पुरानी जीवन व्यवस्था कितनी कठोर थी कि बूढ़े हुए तो लोग घर से बाहर ही होते होते जाएं, ताकि अंदर वालों को थोड़ी निजी स्वच्छंदता मिले। लेकिन वो पुरानी जीवन व्यवस्था है, वो कठोर थी। उसके मस्तिष्क में एक भिंचाव आ गया। विषाद सर्वोपरि था। उसको एक विषाद जैसा वो एक डिप्रेशन मोड में आ गया। उसे एक तरह का डिप्रेशन ही हो रहा है कि पिताजी के बारे में नहीं तो ऐसे भी क्या, नहीं तो लेकिन देखिए, आप सोच ही सकते हैं, आधी रात में एक युवा अपने पिता के बारे में ही सोच रहा है और परेशान हुए जा रहा है, और यहाँ तक कि वो डिप्रेशन मोड में आ गया है। उसके मस्तिष्क में एक भिंचाव सा आ गया है पिताजी के बारे में सोच सोच कर। अब ये आपको विचित्र सा लगेगा, लेकिन कई घरों में, कई परिवारों में ये एक समस्या आती है कि जब जनरेशन गैप होता है, पिता पिता या माता कुछ और तरीके से बिहेव करने लगते हैं, और यंगर जनरेशन को उससे एडजस्ट करने में थोड़ी मुश्किल होती है, समझ पाने में कि आखिर इनका मकसद क्या है, ये चाहते क्या है। यंगर जनरेशन कुछ और ही सोचता है और पिता और माता कुछ और ही सोचते हैं, और ये गैप बढ़ता जाता है। उनके बीच में कोई ख़ास वजह नहीं होगी, लेकिन ये एक दूरी बनती जाती है और बनती बनती जाती है, और पिता बाहर से बाहरी होते होते जाते हैं। उसे आँखों में हल्का जल लगने लगा। अगर कोई शीत युद्ध न होता पिता और पुत्रों के बीच, तो वह उन्हें जबरन पंखे के नीचे ला कर सुला देता। लेकिन उसे लगा कि उसका युवापन एक प्रतिष्ठा की जिद कहीं चुराए बैठा है। उसकी आंखों में हल्का जल लगने लगा। उसकी आंखें भीग आईं पिताजी के बारे में सोच सोचकर, पिता के बूढ़े होने की बात सोच सोचकर। वो सोचता है कि अगर कोई शीत युद्ध ना होता, एक कोल्ड वार सा चल रहा है पिता और पुत्रों के बीच, खास कोई झगड़ा नहीं है, बस यूं ही एक कोल्ड वार चलता है। मतलब कि कम्युनिकेशन गैप बढ़ता जाता है, कम्युनिकेशन कम होता जा रहा है, तो एक तरह का कोल्ड वार चल रहा था। अगर ये शीत युद्ध ना होता तो वह ज़रूर जबरन उसे खींच कर पंखे के नीचे ला कर सुला देता। सच, अगर ये शीत युद्ध ना होता तो पिता के मना करने पर, जैसे हम जब छोटे होते हैं, जब माता पिता मानते नहीं, हम कहते हैं चलो गार्डन में चलो, खेलने चलो, तो माता पिता नहीं आते, तो हम क्या करते हैं, हम उन्हें खींच कर ले जाते हैं। उस समय हमारा कोई ईगो नहीं होता, हम छोटे बच्चे होते हैं। लेकिन अब क्या है, उसे लगा कि उसका युवापन एक प्रतिष्ठा की जिद कहीं चुराए बैठा है। वो अब थोड़ा युवा बन गया है। अब बच्चों जैसी हरकतें करने में उसे उसका ईगो सामने आ जाता है, और वो उस तरह पिताजी को हाथ खींच कर पंखे के नीचे लाने में असमर्थ महसूस करता है अपने आप को। उसका एक ईगो सामने आ जाता है। वरना वो क्या था, जब छोटे बच्चे थे तो खींच कर अगर पिताजी पंखा के नीचे नहीं सोना चाहते हैं तो पुत्र क्या करेंगे, उन्हें खींच कर उठा कर ज़बरदस्ती ला कर सुला देंगे। अब वैसे नहीं किया जा रहा है। वह इस प्रतिष्ठा के आगे कभी बहुत मजबूर, कभी कमज़ोर हो जाता है, और उसे भुगत भी रहा है। उसकी जो ये ईगो है, जो प्रतिष्ठा है, जिसे उसने स्वयं क्रिएट कर रखा है। हालांकि पिता और पुत्र के बीच कोई प्रतिष्ठा की दीवार की ज़रूरत ही नहीं है। यू शुड बी फ्री टू टॉक एनीथिंग टू योर फादर, लेकिन ये अक्सर होता नहीं है। अब जब ये होता नहीं है, आप बात नहीं कर पाते हैं, तो इस प्रकार की दिक्कतें आती हैं। पिता कुछ करते हैं, पुत्र कुछ करते हैं, दोनों में बातचीत करके सॉल्व नहीं किया जा सकता, और इसीलिए वो आज भी भुगत रहा है अपनी इस प्रतिष्ठा के आगे। कभी वो अपने आप को मजबूर मानता है, कभी वो अपने आप को मजबूर पाता है, तो कभी कमज़ोर हो जाता है। दरअसल उसका जी अक्सर चिल्ला उठने को हुआ है। उसका कई बार उसका मन किया कि वो चिल्ला कर कहे, जैसे जब बच्चे होते हैं या फिर जब टीनेजर होते हैं तो चिल्लाते हैं ना, किशोरावस्था में तो चिल्ला लेते हैं माता पिता के आगे। उसको मन करता था कि वो चिल्ला उठे और कहे, पिता
तुम हमारा निषेध करते हो, तुम ढोंगी हो, अहंकारी, वज्र अहंकारी। उसे ये कहने का मन हुआ कि पिता तुम काफ़ी ढोंग दिखाते हो, काफ़ी दिखा रहे हो, इतना ज़्यादा मत खींचो। ये कहने का मन किया उसे कि ज़ोर से चिल्ला के कहे कि इतना भाव भी मत, कि इतना भाव भी मत दो। ये कहने को हुआ कि तुम काफ़ी अहंकारी हो पिता, लेकिन लेकिन वह कभी चिल्लाया नहीं। उसका चिल्ला सकना मुमकिन भी नहीं था। वह अनुभव करता था उसके सामने ज़िंदगी पड़ी है और पिता पर इस तरह चिल्लाने में उसका नुकसान हो सकता है। अब शायद वो इसलिए नहीं चिल्ला रहा क्योंकि पिता पर निर्भर भी है वो कई तरह से। अब चिल्ला लेंगे तो कहीं बड़ा झगड़ा हो जाएगा। तो पिता के आश्रय में रहने के कारण हो सकता है वो अपने इस निजी स्वार्थ के कारण नहीं चिल्लाता हो, या फिर उसकी झूठी प्रतिष्ठा के कारण नहीं चिल्ला पा रहा हो। जो भी हो, वो चिल्ला कर कह नहीं पा रहा कि पिताजी तुम ढोंगी हो, तुम अहंकारी हो, तुम हमारा निषेध करते हो। उसको लगा पिता लगातार विजयी हैं, कठोर हैं तो क्या, उन्होंने पुत्रों के सामने अपने को कभी पसारा नहीं। अब देखिए, पुत्रों के सामने पिता ने कभी हाथ नहीं पसारा। ये भी एक वजह है कि पुत्र उनके ऊपर चिल्ला नहीं पाते। देखिए, एक ज़माना था जब माता पिता, बूढ़े माता पिता की अपनी कोई आय नहीं थी, मतलब कि पेंशन वगैरह, या फिर बच्चों के ऊपर ही वो निर्भर रहते थे। तो उस समय क्या था, बच्चों के कहे के अनुसार वो अपने जीवन को बदल देते थे माता पिता। लेकिन फिर एक जनरेशन वो आया जब माता पिता भी कमाने लगे और उनका भी पेंशन वगैरह होता है, और बच्चों के बड़े होने पर भी उनकी आय बनी रहती है माता पिता की। तब ये फ्रिक्शन और बढ़ जाता है, क्योंकि अब माता पिता को ज़रूरी नहीं है कि वो बच्चों पर डिपेंड करें, उनकी अपनी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है। तब ये फ्रिक्शन और बढ़ जाता है, क्योंकि पिताजी भी इकोनॉमिक रूप से, मतलब कि जो आर्थिक रूप से निर्भर थे, वो कभी बच्चों के सामने हाथ नहीं पसारते थे। अब इसका उदाहरण भी लेखक देते हैं कहानी में, जो सिद्ध करता है कि पिताजी काफ़ी स्वाभिमानी थे, बच्चों के सामने हाथ नहीं पसारते थे। अपनी जो जिम्मेदारियां थी, अपने ऊपर जो आर्थिक जिम्मेदारियां थी, वो खुद निभाते थे, पुत्रों के सामने हाथ नहीं पसारते थे। अपने अर्जन के मुताबिक जीना जानते थे, ज़िंदगी भर वैसे ही जिया, दूसरों की सुविधाओं के लिए जिया, और बुढ़ापे में भी दूसरों पर निर्भर नहीं होते थे। अब शायद यही कारण भी हो सकता है कि पुत्रों को लगता है कि पिताजी लगातार विजयी हैं। अरे वो कहीं हारते ही नहीं, बच्चों के सामने नहीं हारते, समाज में नहीं हारते। अब इसीलिए वो अपना भाव दिखा रहे हैं, फिर भी बच्चे कुछ कह नहीं पा रहे हैं। लगता है दीवारों पर भी पसीना चूह चूहा आया है, खुद को छुरा भोंक देने, या दीवार पर सिर पटकने, या सोती बीवी के साथ पाशविक हो जाने का ढोंग सोचने के बाद भी गर्मी की बेचैनी नहीं कटी। उसने ईश्वर को बुदबुदाना चाहा, लेकिन वैसा नहीं किया। केवल हल्के हल्के हाथ के पंजों से सिर के बालों को दबोच कर वह रह गया। मौसम की गर्मी से कहीं अधिक प्रबल पिता है। देखो, एक तरफ गर्मी उसे इतनी सता रही है कि दीवारों पर भी पसीना चुआया है, और वो क्या है, वो अपनी सोती हुई बीवी के साथ पाशविक हो जाने का ढोंग वो सोचता है, लेकिन फिर भी गर्मी की बेचैनी उससे आगे है। उसने ईश्वर को बुदबुदाना चाहा, लेकिन वैसा नहीं किया। और मौसम की गर्मी से कहीं अधिक प्रबल उसे अपने पिता लगते हैं। देखो, गर्मी एक तरफ सता रही है, सो नहीं पा रहा है, लेकिन उसकी मानसिक अवस्था क्या है, फिर पिताजी उसके सोच में आ जाते हैं। वो घूम फिर कर पिताजी से हटकर सोचने की कोशिश करता है, यहाँ तक कि पत्नी के साथ पाशविक होने की सोच भी
उससे भी तेज़ है पिताजी के बारे में उसकी जो सोच। वो सो नहीं पाता और वो याद करता है कि कैसे ये पिताजी लगातार विजयी होते हैं और कैसे वो पुत्रों के सामने कभी पसारते नहीं। इसका उदाहरण आगे देखेंगे अगले एपिसोड में। अभी फ़िलहाल जाते हैं मलयालम वर्शन की ओर। നമ്മൾ ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഗ്യാൻ രഞ്ജൻ എഴുതിയ പിത എന്ന കഥയാണ്. ഒരച്ഛൻ്റെ പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള സ്വഭാവ വിശേഷതകൾ. അച്ഛൻ കുടുംബത്തിലുള്ള മറ്റുള്ളവരുടെ ഇടയിൽ ഒരു സംസാര വിഷയമാകുന്നു. മക്കൾ പറയുന്നത് അപ്പാടെ നിഷേധിക്കുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയുള്ള ഒരു അച്ഛൻ. രാത്രിയിൽ ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുന്ന മകന് ചൂട് കാരണം ഉറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല. അതിലുപരി അച്ഛനെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ഉറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല. അങ്ങനെ ചിന്തയിലൂടെ, ആ പുത്രൻ്റെ ചിന്തയിലൂടെ ഈ അച്ഛൻ്റെ സ്വഭാവം നമ്മളെ വരച്ചു കാട്ടുകയാണ് ഗ്യാൻ രഞ്ജൻ. അദ്ദേഹം പറയാണ്, पिता अद्भुत और विचित्र हैं. कमरे में घूमने या सिगरेट पी सकने की सुविधा नहीं थी, अन्यथा वह वैसे ही करता. അച്ഛനൊരു വിചിത്ര അദ്ഭുത ജീവിയാണ് കേട്ടോ. അങ്ങനെ ആലോചിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം എണ്ണീറ്റ് സിഗരറ്റ് വലിക്കണമെന്ന് അതിയായ ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഒരു മിഡിൽ ക്ലാസ് ഫാമിലിയുടെ ഒരു ബെഡ്റൂമാണ്. താഴെയും മുകളിലായിട്ടൊക്കെ എല്ലാവരും കിടക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് അവിടെ സിഗരറ്റ് വലിക്കാനുള്ളൊരു സാധ്യത ഇല്ല. उसने सो जाने की इच्छा की और अपने को असहाय पाया. शायद नींद नहीं आ सकेगी. यह ख्याल उसे घबराने वाला लगा. അയാൾ ഉറങ്ങാൻ ശ്രമിച്ചു. പക്ഷേ അപ്പോഴാണ് അയാൾക്ക് മനസ്സിലായത് ഉറക്കം വരുന്ന ലക്ഷണമില്ല. ഇനിയും ഉറങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ വല്ലാതെ വൈകിപ്പോവും, അത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാവും എന്നോർത്തിട്ട് അയാൾക്ക് വളരെ ടെൻഷനുമായി. पिता अद्भुत और विचित्र है, यह बात वह भूल नहीं रहा था. पिछले जाड़ों में वह अपने लोभ को कुचलकर बमुश्किल एक कोट का बेहतरीन कपड़ा पिता के लिए लाया. ഈ അച്ഛനൊരു വല്ലാത്തൊരു പ്രകൃതമുള്ളൊരു വ്യക്തിയാണ്. കഴിഞ്ഞ തണുപ്പ് കാലത്ത് ഇയാളെന്ത് ചെയ്ത്, ഈ മകൻ തൻ്റെ ലോഭ് കോ കുചൽക്കർ, തൻ്റെ കയ്യിൽ സമ്പാദിച്ചു കൂട്ടിയിരുന്ന കാശ് തൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് മുടക്കാതെ അച്ഛന് വേണ്ടി പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു വില കൂടിയ കോട്ടിൻ്റെ തുണി വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വന്നു, കോട്ട് തയ്ക്കാൻ വേണ്ടി. पहले वह उसे लेने को तैयार नहीं हुए, लेकिन माँ के काफ़ी घुड़कने फुड़कने से राजी हो गए और उसी खुलदाबाद के किसी लपंटू मुल्ला दर्जी के यहाँ सिलाने चल दिए. അത് ആദ്യം കൊണ്ടുവന്നപ്പം തന്നെ നോക്കൂ, ഒന്നാമത് മകൻ്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ടാണ് അച്ഛന് വേണ്ടി വില കൂടിയ കോട്ട് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വന്നത്, വില കൂടിയ കോട്ടിൻ്റെ തുണി വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വന്നത്. കൊണ്ടുവന്നപ്പോഴെന്തുവാ, അച്ഛനത് വേണ്ട. അപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ മൂടങ്ങ് പോവും. വലിയ കാര്യത്തെ കൊണ്ടുവന്നൊരു സാധനം അച്ഛൻ നിഷേധിക്കുകയാണ്. പിന്നെ അമ്മ ഒരുപാട് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് അച്ഛൻ ആ തുണി എടുത്തത്. और उसी खुलदाबाद के किसी लपंटू मुल्ला दर्जी के यहाँ सिलाने चल दिए. അച്ഛൻ്റെ സ്ഥിരമുള്ള ഒരു തയ്യക്കാരനുണ്ട്, ഒരു വകയ്ക്കും കൊള്ളത്തില്ലാതെ തയ്ക്കുന്നത്. അവിടെ തയ്പ്പിക്കും അച്ഛൻ. അപ്പോൾ അവിടെ അങ്ങ് കൊണ്ടുപോകാൻ പോയി. ഇത് കണ്ടിട്ട് സഹോദരൻ സുധീർ പറഞ്ഞു, കപ്പടാ कीमती है, चलिए एक अच्छी जगह में आपका नाप दिलवा दूँ, वह ठीक सिएगा, मेरा परिचित भी है. അപ്പോൾ സഹോദരൻ പറയും, അച്ഛാ വില കൂടിയ തുണിയാണ്, നല്ലൊരിടത്ത് തയ്പ്പിക്കാം, എനിക്ക് പരിചയമുള്ള ഒരാളുണ്ട്, അച്ഛൻ്റെ നല്ലൊരു അളവെടുത്തിട്ട് നല്ലപോലെ തയ്ക്കാം. इस बात पर पिता ने काफ़ी हिकारत उगली. वे चिढ़ उठे. मैं सबको जानता हूँ, वही म्यूनसिपल मार्केट के छोटे मोटे दर्जियों से काम कराते और अपना लेबल लगा लेते हैं. അച്ഛൻ ഇടപെടിയെന്ന് പറയാണ്, ഓ എനിക്കറിയാം നിങ്ങളുടെ തയ്യക്കാരൊക്കെ, നിങ്ങൾ വലിയ ബ്രാൻഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വാങ്ങിക്കുന്നത് ആ മുനിസിപ്പൽ മാർക്കറ്റിലെ ചെറിയ ചെറിയ തയ്യക്കാരെ കൊണ്ട് തയ്പ്പിച്ചിട്ട് അവരുടെ ലേബിൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടല്ലേ ബ്രാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വിൽക്കുന്നത്. സാഹബ് ലോഗ്, मैंने कलकत्ते के हॉल एंडरसन के सिले कोट पहने हैं अपने ज़माने में, जिनके यहाँ अच्छे खासे यूरोपियन लोग कपड़े सिलवाते थे.
സാറന്മാർക്കറിയാമോ ഞാൻ എവിടുത്തെ കോട്ട ഇട്ടിരുന്നതെന്നറിയോ? പണ്ട് എൻ്റെ കാലത്ത്, എൻ്റെ നല്ല കാലത്ത്, എൻ്റെ ആയ കാലത്ത് ഞാൻ കൽക്കട്ടയിലെ ഹോൾ ആൻഡേഴ്സൺ എന്ന് പറഞ്ഞ വലിയ ഹൈ ബ്രാൻഡ് കമ്പനിയിലെ കോട്ടാണ് തയ്പ്പിച്ചിട്ടിരുന്നത്. ആ ഹോൾ ആൻഡേഴ്സണിലാണെങ്കിൽ യൂറോപ്യൻ ആൾക്കാർ വന്നാണ് കോട്ട് തയ്പ്പിക്കുന്നത്. ये फैशन वैशन जिसके आगे आप लोग चक्कर लगाया करते हैं उसके आगे पाँव की धूल है. ഇപ്പം നിങ്ങൾ വലിയ ബ്രാൻഡാണ്, വലിയ ഫാഷനബിൾ ആണൊക്കെ പറഞ്ഞ് നടക്കുന്നത്. ഈ ഹോൾ ആൻഡേഴ്സണിൻ്റെ മുമ്പിൽ അവരൊക്കെ വെറും പൊടിയാണ്, വെറും പുല്ലാണ്. മുझे व्यर्थ पैसा नहीं खर्च करना है. എനിക്ക് വെറുതെ കാശ് വേസ്റ്റ് ചെയ്യണ്ട. कितना परस्पर विरोधी तर्क किया है पिता ने. ऐसा वे अपनी जिद को സർവോപരി रखने के लिए किया करते हैं. അച്ഛൻ എന്ത് പരസ്പര വിരോധമായ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത്. ഇവിടെ ഒരു നല്ല തയ്യക്കാരൻ്റെ അടുത്ത് നല്ല അളവ് നോക്കി തയ്ക്കാനേ പറഞ്ഞുള്ളൂ. അപ്പോഴത്തേക്കിന് പഴയ കാലത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് ഇടുകയാണ്. फिर सुधीर ने भी कपड़ा छोड़ दिया. जहाँ जाइए सिलवाइए या भाड़ में झोंक आइए, हमें क्या. वह धीमे धीमे बुदबुदाया. എവിടെ വേണേലും കൊണ്ട് തയ്പ്പിക്കുകയോ കളയുവോ എന്ത് വേണേലും ചെയ്യും, ഞങ്ങൾക്ക് എന്തുവാ എന്ന് പറഞ്ഞ് സുധീർ ദേഷ്യപ്പെട്ടങ്ങ് പോവും. पिता बाहर अग पकाकर उठ पड़े शायद. थोड़ी देर पहले जो आम बगीचे में गिरा था उसकी आवाज़ जैसे उन्हें अब सुनाई पड़ी हो. അച്ഛൻ എണ്ണീക്കുന്ന സൗണ്ട് എനിക്ക് കേൾക്കാം, അച്ഛൻ്റെ കട്ടിൽ അനങ്ങുന്ന സൗണ്ട് കേൾക്കാം. ഒരുപക്ഷെ നേരത്തെ വീണ മാങ്ങയുടെ സൗണ്ട് ഇപ്പോഴായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിന് എത്തിയത്. മകൻ കളിയാക്കി പറയാണ്. वह खिड़की के बाहर देखने लगा. किंचित टिका टिका सा. पीठ के पसीने से बनियान चिपक गई थी. बेहद घुटती हुई गर्मी. मन उसका मथा जाता था. बीवी पड़ी आराम से सो रही है, इसे कुछ पता नहीं. शायद पिता की खाट खाली थी. वह गिरा आम टटोलने के लिए बगिया में घुसे होंगे. ചൂട് കാരണം ബെന്നിനെല്ലാം അങ്ങ് ഒട്ടി, വിയർപ്പ് കാരണം അങ്ങ് വല്ലാതെ ബെന്നിനെല്ലാം ഒട്ടി ഇരിക്കുന്നു. മൻ ഉസ്ക മഥാജ, ഒരു വശത്തെ അയാളുടെ മനസ്സ്, വെളിയിൽ ശാരീരിക ചൂട്, മനസ്സിൽ ഈ അച്ഛൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തോർത്ത് തന്നെ അങ്ങ് ഡിപ്രഷനാവുന്നു. ബീവി പടി ആറാം സെ സോ റഹി ഹെ, ഭാര്യ സുഖമായിട്ട് കിടന്നുറങ്ങുന്ന. പിതാ കി ഘാട്ട് ഖാലി ഥി, അച്ഛൻ എണ്ണീറ്റ് പോയിരിക്കുന്നത്. അപ്പം പതിവ് പോലെ അച്ഛൻ മാങ്ങ, താഴെ വീണ മാങ്ങ പറക്കിയെടുക്കാൻ പോയതായിരിക്കും. അച്ഛൻ്റെ സ്ഥിരം സ്വഭാവമാണ്. പിതാ കിത്നെ വിചിത്ര ഹെ. ലംബे समय से वह केवल 2 ही ग्रंथ पढ़ते आ रहे हैं, यंत्रवत नियमवत രാമായൺ ഓർ ഗീത. അപ്പം ഞാൻ ആലോചിക്കുകയാണ്, അച്ഛൻ്റെ കാര്യം ആലോചിച്ച് മകൻ ചിന്തിക്കുകയാണ്. ഇത്രയും വർഷം ഞാൻ കാണുകയാണ്, ഞാൻ കാണുന്നത് അച്ഛൻ സ്ഥിരം 2 ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ് ആകെ വായിക്കാറുള്ളത്. ഒന്ന് രാമായണവും ഒന്ന് ഗീതയും, ഭഗവത്ഗീതയും. അപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തി വേറെ ഒന്നും വായിക്കുന്നില്ല, തൻ്റെ മാനസിക വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി വേറെ ഒന്നുമേ വായിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴും രാമായണത്തിൻ്റെ കാലത്തുള്ള ചിന്തകളാണ് അച്ഛന്. ഇതാണ് ഞാൻ 30-35 വർഷമായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നത്. ലംബെ 35 വർഷോं तक अखंड केवल रामायण और गीता. उसके पहले युवा काल में जो कुछ जितना कुछ पढ़ा हो उन्होंने, उसे कभी भयावह, कभी सम्मानजनक और कभी झूठ लगता. यह देख सोचकर कि कोई व्यक्ति केवल 2 ही पुस्तकों में जिंदगी के 35 वर्ष काट सकता है और कैसे काट लेता है. അയാൾക്കിത് ആലോചിച്ചിട്ട് അത്ഭുതം തോന്നും, പേടിയും കൂടെ തോന്നും. ഒരു വ്യക്തിക്ക് 10-35 വർഷം ഇങ്ങനെയും ജീവിക്കാൻ പറ്റുമോ വെറും 2 ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിച്ചിട്ട്? അച്ഛൻ്റെ ഈ ഒരു സ്വഭാവം അയാൾക്ക് അങ്ങോട്ട് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. तभी उसका बच्चा कुनमुना कर रोने लगा. उसने तपाक से खिड़की छोड़ी और अपने बिस्तरे पर झूठ मूठ सो गया. ऐसा न हो कि देवा बच्चे के रोने से उठ पड़े और उसे संदिग्धावस्था में देख बहुत से बेकार प्रश्नों द्वारा हल्कान करना शुरू कर दे. പെട്ടെന്ന് കുട്ടി കരയുന്ന ഒരു കരച്ചിലിൻ്റെ തുടക്കം, കുൻമുനാനെ ലക. അപ്പോൾ കുട്ടിക്ക് വിശന്നായിരിക്കും, കുട്ടി രാത്രിയിൽ ഉണരാൻ പോകുന്നു. അപ്പോൾ ഇതറിഞ്ഞ് ഇയാൾ പെട്ടെന്ന് ജനലിലൂടെ വെളിയിലോട്ട് നോക്കി നിൽക്കുന്ന ആൾ ഇരുട്ടത്ത് പെട്ടെന്ന് വന്ന്
ഉറങ്ങുന്നതായിട്ട് നടിച്ചു. കാരണം കുട്ടിയുടെ കരച്ചിൽ കേട്ട് അമ്മ എണീക്കുകയും കുട്ടിയുടെ അമ്മ എണീക്കുകയും അങ്ങനെ ഭാര്യയെ നോക്കുമ്പം ഇങ്ങനെ പാതിരാത്രിക്ക് വെളിയിലോട്ട് നോക്കി നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇയാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും വല്ല മാനസിക പ്രശ്നമാണോ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഭയന്ന് എന്താലോചിച്ചിരിക്കുകയാണ്, ആരെ നോക്കുകയാണെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ അങ്ങനത്തെ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം പെട്ടെന്ന് വന്ന് ഉറക്കം നടിക്കും. देवा बच्चे के मुंह में स्तन दे पहले ही सी बेखबर हो गई. वह खुद बिस्तरे पर सोता मालूम पड़कर भी जागता रहा. स्तन चूसने की चप चप आवाज़ आती रही और थोड़ी देर बाद बंद हो गई. അപ്പം ദേവ പിന്നെയും കിടന്ന് ഉറങ്ങിപ്പോയി. ദേവ കുട്ടിക്ക് പാല് കൊടുത്തു. കുട്ടി പാല് കുടിക്കുന്ന സൗണ്ട് ഇയാൾക്ക് കേൾക്കാം. ഇരുട്ടത്ത് ബാക്കി എല്ലായിടവും നിശബ്ദതയാണ്. അങ്ങനെ കുട്ടിയും അമ്മയും പിന്നെയും ഉറങ്ങുന്നു. उसने तय किया कि वह देवा के बारे में ही कुछ सोचे अथवा उसके शरीर को छूता रहे. उसने देवा के कूल्हे पर हाथ रख दिया, लेकिन उसे तनिक भी उत्तेजना अपने अंदर महसूस नहीं हुई. उसने थोड़ी देर उत्तेजना की प्रतीक्षा की. अपनी इस हरकत से उसे ऊब होने लगी और मन भी लांछित करने लगा. ഈ അച്ഛനെ പറ്റിയുള്ള ഓർമ്മയും അച്ഛനെ പറ്റിയുള്ള ഈ ചിന്തകൾ മാറാൻ വേണ്ടി തൻ്റെ ചിന്തകൾ ഭാര്യയിലേക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അതും ഫലിക്കുന്നില്ല. അതിലും അയാൾക്കൊരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ തോന്നുന്നില്ല. ബാഹർ पिता सो या जाग रहे हैं, जैसा भी हो वह बड़े ज़बरदस्त हैं इस समय. बाहर रहकर बाहरी होते जा रहे हैं. ഈ സെൻറ്റൻസ് വളരെ കാച്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള സെൻറ്റൻസാണ്. ബാഹർ രഹക്കർ പിതാജി ബാഹരി ഹോത്തെ ജാരെ. വെളിയിൽ കിടക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് തന്നെ അങ്ങ് ഔട്ടാവുന്ന ഒരു രീതിയിലാണ് അച്ഛൻ ജീവിക്കുന്നത്. घर के अंदरूनी हिस्सों में लोग आराम से या कम आराम से किसी तरह सो तो गए ही होंगे. वह विषादग्रस्त हुआ और अनुभव करने लगा, हमारे समाज में बड़े बूढ़े लोग जैसे बहू बेटियों के निजी जीवन को स्वच्छंद रहने देने के लिए अपना अधिकांश समय बाहर व्यतीत किया करते हैं. क्या पिता ने भी वैसा ही करना तो नहीं शुरू कर दिया है. ഇയാൾ ആലോചിക്കുകയാണ്, വീടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഘർ കെ അന്ത്രൂനി ഹിസ്സോമേ ആൾക്കാർ എങ്ങനെയായാലും കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നുണ്ടായിരിക്കും. വലിയ ലക്ഷറീസ് ആയിട്ട് ഉറങ്ങുന്നില്ലെങ്കിലും അത്യാവശ്യം കാറ്റൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട് അവർക്ക്. AC ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും അത്യാവശ്യം കാറ്റത്ത് അവർ കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അച്ഛൻ, എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ബഡേ ബൂഢേലോ പ്രായമായവർ വീട്ടിൽ ഫാമിലി വികസിക്കുമ്പം മക്കളുടെയൊക്കെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് മരുമക്കളൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങുമ്പം ഈ പ്രായമായവർ പിന്നെ കൂടുതലും സമയം വെളിയിൽ ചിലവഴിക്കും. അത് അവരുടെ ഒരു സൈക്കോളജി എന്ന് വെച്ചാൽ വീട്ടിലെ ബഹു ബേട്ടിയോങ്കോ കുറച്ച് പേഴ്സണൽ സ്പേസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തിരുന്നത്. അച്ഛൻ അങ്ങനെയാണോ, ഇനിയും അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചാണോ എപ്പോഴും വെളിയിൽ കിടക്കുന്നത് എന്ന് ഇദ്ദേഹത്തിന് തോന്നി. ഉസേ പിതാക്കെ ബൂഢേപ്പൻ കാ ഖയാൽ ആക്കർക്കെ സിഹറൻ ഹുയി. അയാൾക്ക് പെട്ടെന്നൊരു ആകെ ഒരു ടെൻഷനായി. അയ്യോ, അച്ഛൻ വയസ്സാവുകയാണോ, അതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണോ ഈ കാണുന്നത്. फिर उसने दृढ़ता से सोचा, पिता अभी बूढ़े नहीं हुए हैं, उन्हें प्रतिक्षण हमारे साथ साथ जीवित रहना चाहिए. അച്ഛൻ പ്രായമാവുക എന്നുള്ളൊരു ഫീലിംഗ് തന്നെ അയാൾക്ക് വളരെ ഡിസ്റ്റർബിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നി. അയാൾക്കൊട്ടും വിശ്വസിക്കാനും വയ്യ അച്ഛനൊരു പ്രായമായതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഈ കാണിക്കുന്നതെന്ന്. അയാളുടെ ആഗ്രഹം അയാളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഉടനീളം അച്ഛൻ്റെ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസും സാന്നിധ്യവും വേണം എന്നതാണ്. उन्हें प्रतिक्षण हमारे साथ साथ जीवित रहना चाहिए. पुरानी जीवन व्यवस्था कितनी कठोर थी. പഴയ കാലത്തൊക്കെ എന്തോ ലൈഫ് സ്റ്റൈലായിരുന്നു അല്ലേ. ഒരു പ്രായമായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ചില ഫാമിലീസിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ട് അല്ലേ, അച്ഛനും അമ്മയും മാറി മാറി വേറെ വെളിയിൽ അങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ട്. പ്രായമായി കഴിഞ്ഞ് അച്ഛനും അമ്മയും വീട്ടിൽ തന്നെ പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ ഒരുമിച്ചിരിക്കാറില്ല, ഒരുമിച്ച് കിടക്കാറില്ല. അച്ഛനങ്ങ് വെളിയിൽ കിടക്കുന്നു. അത് കൂടുതലും ഈ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുമ്പം വീടുകളിൽ
മുറികളുടെ ക്ഷാമം വരികയും അങ്ങനെ ഈ ഗ്രാമങ്ങളിലൊക്കെ കൂടുതലും പ്രായമായ അച്ഛനൊക്കെ വെളിയിൽ തന്നെ അങ്ങ് കിടപ്പാകുകയും ആ ഒരു ജീവൻ വ്യവസ്ഥ എന്ത് ക്രൂരമായ ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈലായിരുന്നു എന്ന് മകൻ ആലോചിക്കുകയാണ്. उसे आंखों में हल्का जल लगने लगा. अगर कोई शीत युद्ध न होता पिता और पुत्रों के बीच तो वह उन्हें जबरन पंखे के नीचे लाकर सुला देता. അയാൾ ആലോചിക്കുകയാണ്, അച്ഛനും അയാളുടെ ഇടയിൽ ഒരു കോൾഡ് വാർ പോലെയാണ്. എന്നുവെച്ചാൽ തുറന്നൊന്നും പറഞ്ഞ് വഴക്കിടാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ല, തുറന്ന് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല കാര്യങ്ങൾ. അങ്ങനെയല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ അച്ഛൻ നമ്മൾ പറയുന്നിടത്ത് വരുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കയ്യിൽ വലിച്ചു പിടിച്ചുകൊണ്ട് വരുമായിരുന്നു. ഇപ്പം അത് പറ്റുന്നില്ല. യുവാവായതിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛൻ ഫാൻ്റെ കീഴിൽ കിടക്കുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന, മക്കളെല്ലാം കൂടെ കൂടി പൊക്കി എടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന് കൊണ്ട് കിടത്തും. പക്ഷേ ലേക്കിൻ ഉസേ ലഗാ कि उसका युवापन एक प्रतिष्ठा की जिद കഹി ചുരായെ ബൈഠാ ഹെ. എന്തോ ഒരു ഈഗോ അയാളുടെ ഉള്ളിൽ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അയാൾ വളർന്നു കഴിഞ്ഞപ്പം, അയാളൊരു കുടുംബനാഥനൊക്കെ ആയിക്കഴിഞ്ഞപ്പം, വിവാഹം എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് അയാളൊരു സ്റ്റേജ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പം അയാൾക്ക് പിന്നെ അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് ആ പഴയ പോലത്തെ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം എടുക്കാൻ എന്തോ ഒരു തടസ്സം. वह इस प्रतिष्ठा के आगे कभी बहुत मजबूर कभी कमज़ोर हो जाता है और उसे भुगत भी रहा है. അയാളുടെ ഈ ഒരു ഈഗോയുടെ മുമ്പിൽ അയാളങ്ങ് നിസ്സഹായനാകുകയാണ്, മജ്ബൂറാകുകയാണ്. കഭി കംസോർ ഹോ ജാത്താ ഹെ. തീരെ ഒരു ഹെൽപ്ലെസ്നെസ് ഫീൽ ചെയ്യും. അത് മാത്രമല്ല വോ ഉസെ ഭുഗത് ബി റഹാ ഹെ, അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ഈഗോ കാരണമുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ. दरअसल उसका जी अक्सर चिल्ला उठने को हुआ है. पिता तुम हमारा निषेध करते हो, तुम ढोंगी हो, अहंकारी हो, वज्र अहंकारी. പല പ്രാവശ്യം അയാൾക്ക് തോന്നിയതാണ്, അങ്ങ് തുറന്നടിച്ച് അച്ഛനടുത്ത് പറയണം, അച്ഛൻ ഒരുപാട് ജാടയാണ് കേട്ടോ, ഞങ്ങളെ നിഷേധിച്ചിട്ട് അച്ഛൻ എന്ത് കിട്ടാനാണ്, അച്ഛൻ കുറേ ജാടയാണ് എന്നൊക്കെ, അച്ഛന് വെറും ജാടയാണ്, അഹങ്കാരമാണ് എന്നൊക്കെ പറയണമെന്നുണ്ട്, തുറന്ന് പറയണമെന്നുണ്ട്, പക്ഷേ പറ്റുന്നില്ല. ലേക്കിൻ വഹ കഭി ചില്ലായ നഹി. उसका चिल्ला सकना मुमकिन भी नहीं था. वह अनुभव करता था उसके सामने ज़िंदगी पड़ी है और पिता पर इस तरह चिल्लाने में उसका नुकसान हो सकता है. അവിടെ അയാളുടെ ഒരു ചെറിയ സ്വാർത്ഥതയായിരിക്കണം. അയാളുടെ ഇനി ലൈഫ് മുന്നോട്ട് കിടക്കുന്നു. അച്ഛനെ ഇങ്ങനെ ദേഷ്യപ്പെട്ട് വഴക്കിട്ട് പിണക്കിയാൽ അയാൾക്കതിൻ്റെ ഭവിഷ്യത്ത് വളരെ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. പല രീതിയിലും അയാൾ ഒരുപക്ഷെ അച്ഛനെ ആശ്രയിച്ചായിരിക്കും ജീവിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ പഴയ പോലെ വഴക്കിടാനും അയാൾക്ക് പറ്റുന്നില്ല. उसको लगा पिता लगातार विजयी हैं, कठोर हैं तो क्या, उन्होंने पुत्रों के सामने अपने को कभी पसारा नहीं. അയാൾക്ക് എന്താ തോന്നിയത്, അച്ഛൻ്റെ കാര്യം ആലോചിക്കുമ്പം അച്ഛൻ ഒരു എപ്പോഴും വിജയിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അച്ഛൻ മക്കളുടെ മുമ്പിൽ ഒരിക്കലും കൈ നീട്ടത്തില്ല. പുത്രോं के सामने कभी नहीं पसारा. അതാണോ അച്ഛൻ്റെ വിജയത്തിൻ്റെയും അഹങ്കാരത്തിൻ്റെയും, അതാണോ അച്ഛൻ്റെ വിജയത്തിൻ്റെയും അച്ഛൻ്റെ സ്വകാര്യ അഹങ്കാരത്തിൻ്റെയും ഒരു കാരണം എന്ന് മകന് തോന്നുകയാണ്. കാരണം വളർന്ന് കഴിഞ്ഞ് മക്കളൊക്കെ വളർന്നു കഴിഞ്ഞ് ജോലിയിലൊക്കെ ആയതിനു ശേഷവും പല ഇൻസിഡൻസ് വീട്ടിൽ നടന്നിട്ടുണ്ട്. അച്ഛൻ മക്കളെ ആശ്രയിച്ചല്ല ജീവിക്കുന്നത്. അത് കാരണമായിരിക്കാം അച്ഛൻ എല്ലാത്തിനും അച്ഛൻ്റേതായ ഒരു വാക്കും ഒരു സ്ഥാനവും ഉള്ളത്. അച്ഛൻ അത് വിട്ട്, അച്ഛന് തൻ്റെ വരുമാനത്തിനുള്ളിൽ ജീവിക്കാൻ പഠിച്ച വ്യക്തിയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ മക്കളുടെ വരുമാനത്തിൽ കൈയിടുന്ന ശീലവും അദ്ദേഹത്തിന് ഇല്ലായിരുന്നു. लगता है दीवारों पर भी पसीना चूहा चूहा आया है. खुद को चुरा भोंक देने या दीवार पर सिर पटकने या सोती बीवी के साथ पाशविक हो जाने का ढोंग सोचने के बाद भी गर्मी की बेचैनी नहीं कटी. അങ്ങ് വിയർപ്പ് അങ്ങ് കൂടിക്കൂടി വരികയാണ്. അങ്ങ് ഒരു രീതിയിലും ഉറങ്ങാൻ ഒക്കുന്നില്ല. ഭാര്യയെ ചിന്തിച്ചിട്ട് കിടക്കാമെന്ന് വെച്ചാൽ അതും പറ്റുന്നില്ല. വേറെ ഒന്നും ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. उसने ईश्वर को बुदबुदाना चाहा लेकिन वैसा नहीं किया. केवल हल्के हल्के हाथ के पंजों से सिर के बालों को दबोच कर वह रह गया. मौसम की गर्मी से कहीं अधिक प्रबल पिता हैं. അയാൾ ഈശ്വരൻ്റെ അടുത്ത് എന്തെങ്കിലും പറയണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു, പക്ഷെ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. തൻ്റെ തല ഇങ്ങനെ മെല്ലെ തലോടിയിട്ട്
തൻ്റെ തല പിടിച്ചിങ്ങനെ ഇരുന്നു പോയി. കാരണം മൗസം കി ഗർമി സെ കഹീ അധിക് പ്രബൽ പിതാ ഹെ. ഒരു വശത്ത് ഈ ചൂട്, മറുവശത്ത് അച്ഛനെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകൾ. രണ്ടും അദ്ദേഹത്തിന് മറക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. രണ്ടും അദ്ദേഹത്തിനെ ഉറങ്ങാനും സമ്മതിക്കുന്നില്ല.